Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we discuss editorials to help you improve your vocabulary and comprehension skills. And we discuss these editorials from Monday to Friday at 10 a.m. So, as you all know, banking video courses available हैं प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे, जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, प्रीलिम्स से मेंस तक सारा सिलेबस और हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फ्रॉम इजी लेवल टू डिफिकल्ट लेवल हमने कवर किए हैं. तो आप परचेज कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज भी. आपको कूपन कोड यूज़ करना है PM10 और आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं. सो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है मर्करी राइजिंग. मर्करी जो थर्मोमीटर्स होते थे पहले, तो उनमें मर्करी यूज़ होता था टेम्परेचर मेजर करने के लिए. तो यहाँ पर मर्करी राइजिंग इट रेफर्स टू द राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर. तो ग्लोबल वार्मिंग पे ये एडिटोरियल है. सो एज यू ऑल नो, इसको क्विकली रीड करना है एंड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिक्शनरी फिर हम डिस्कस करते हैं. Next. Next. ओके चलो. सो आई होप आपने रीड कर लिया है. तो ये द हिंदू का एडिटोरियल है. स्टार्ट करते हैं. द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस दिस वीक reiterated the consequences of the climate catastrophe that has enveloped the globe. यानी जो UN के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने क्या कहा इस हफ्ते? रीइटरेट किया. इटरेट दोबारा, रीइटरेट दोबारा किसी चीज़ को कहना, दोबारा किसी बात पर जोर डालना, तो रीइटरेट करना. उन्होंने दोबारा एक तरह से अब एक बात दोबारा कही. क्या? कि द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्लाइमेट कैटास्ट्रफी, जो ये क्लाइमेट कैटास्ट्रफी इज़ अ डिज़ास्टर. तो ये जो क्लाइमेट डिज़ास्टर, अभी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे, जो उसके रिजल्ट्स होंगे, वो दैट हैज़ एनवेलप्ड द ग्लोब. ग्लोब को यानी पूरे वर्ल्ड को उसने एनवेलप कर लिया. एनवेलप करना यानी कवर कर लेना. तो जो इफ़ेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, वो इफ़ेक्ट्स पूरे वर्ल्ड में विजिबल हैं. इसका मीनिंग ये है. अब एनवेलप और अच्छा क्या फ़र्क होता है? ENVELOPE एंड ENVELOP. क्या इनमें से क्या ये दोनों वर्ड्स करेक्ट हैं? क्या एक की स्पेलिंग इनकरेक्ट है? ये आपको देखना है. देखो, ये तो सबको पता होगा, एक जिसमें आप लेटर पोस्ट करते हो, एनवेलप. ओके. और ये क्या है? ENVELOP. इट्स अ वर्ब. मतलब इसका मतलब होता है कवर करना. तो वर्ब में ई नहीं होता एंड में. ओके. एनवेलप. और इसकी ही सेकेंड फॉर्म क्या होगी? एनवेलप्ड. तो जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं, वो विजिबल हैं पूरे वर्ल्ड में. उन्होंने एक तरह से पूरे वर्ल्ड को कवर कर लिया. यहाँ पर ये मीनिंग है. द अर्थ हैड पास्ड फ्रॉम अ वार्मिंग फेज इनटू एन एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग. तो अभी तक हम कह रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वार्म हो रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है. लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो टाइम बीत चुका है. अब हम किस फेज़ में एंटर कर चुके हैं? एन एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से टेम्परेचर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं. He said at the UN's headquarters in New York. His comments came even as scientific evidence converges on the conclusion that July is said to be the hottest month in the past 12,000 years. तो यहाँ जब comments की, तो हम बैकग्राउंड क्या है कि जो साइंटिफिक एविडेंस है, जो भी हमें सबूत मिल रहे हैं, साइंटिफिक एविडेंस मिल रहे हैं, तो वो कन्वर्ज हो रहे हैं. What does converge mean? डाइवर्ज होता है एक पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शंस में या डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना, और कन्वर्ज होता है डिफरेंट डायरेक्शंस से किसी एक पॉइंट की तरफ आना. अब यहाँ पर अगर एविडेंस कन्वर्ज हो रहा है, यानी कि पहले जो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, डिफरेंट ओपिनियंस थे साइंटिस्ट से, लेकिन अब उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो एविडेंस हैं और उनके जो ओपिनियंस हैं, वो एक ही डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं. यानी कि वो कह रहे हैं कि ये कंक्लूजन कि जुलाई जो है वो हॉटेस्ट मंथ होने वाला है लास्ट 12,000 ईयर्स में, इसकी तरफ कंसेंसस बढ़ रहा है. यानी साइंटिस्ट को एविडेंस ये मिल रहा है कि जुलाई पिछले 12,000 साल में इस साल का जुलाई सबसे गर्म होगा. दिस वॉज a disaster for the whole planet, he said, noting that short of a mini ice age over the next few days, July 2023 will shatter records everywhere. तो उन्होंने कहा कि ये डिज़ास्टर है पूरे प्लानट के लिए, और
जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी तो जुलाई के लास्ट फ्यू डेज बचे थे, तो उन्होंने कहा कि शॉर्ट ऑफ अ मिनी आइस एज ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, यानी अगर अगले कुछ दिनों में, जुलाई के एंड के कुछ डेज में अगर कोई आइस एज नहीं आ जाती, ठीक है, यानी कोई बहुत ड्रास्टिकली टेम्परेचर कम नहीं हो जाते अर्थ पे, तो यानी ये पक्का है कि जुलाई 2023 जो है वो हर जगह रिकॉर्ड्स तोड़ देगा, टेम्परेचर के रिकॉर्ड्स। Scientists from the World Meteorological Organization and the European Commission on Copernicus Climate Change Service described conditions this month as rather remarkable and unprecedented. जो इस महीने जुलाई में जो कंडीशंस रही हैं, वेदर कंडीशंस ऑल ओवर द ग्लोब, तो उन्हें कहा गया है रिमार्केबल, यानी कि बहुत अनयूजुअल, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप रिमार्क करो, आप कमेंट करो, बहुत आउट ऑफ ऑर्डिनरी है, नॉर्मल से बिल्कुल हटके हैं जो जुलाई के ऑब्जर्वेशंस हैं, एंड अनप्रेसिडेंटेड। आपको पता होना चाहिए अनप्रेसिडेंटेड का क्या मीनिंग है। प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट हमने पढ़ा था कि जो कोई पहले इवेंट हुई है, ठीक है, और हम फ्यूचर उससे हम इंस्पायर होके या उसको हम रिपीट करते हैं फ्यूचर में, प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन अनप्रेसिडेंटेड यानी कि जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, जो पहले कभी हुई ही नहीं, ऐसी चीज़ जिसके कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया पहले, तो ये वर्ड यूज़ किया गया है जो कंडीशंस हैं जुलाई में वेदर की, उनको डिस्क्राइब करने के लिए। विद जुलाई सीइंग द हॉटेस्ट 3 वीक पीरियड ऑन रिकॉर्ड, तो जुलाई में जो आज तक का सबसे हॉटेस्ट 3 वीक पीरियड इस साल जुलाई में था। एवरेज जुलाई टेम्परेचर सो फार हैज़ बीन 16.95 डिग्री सेल्सियस, 0.2 डिग्री सेल्सियस वार्मर दैन इन जुलाई 2019। record in the 174 year observational data of the European Union। अगर हम देखें कि जो 2019 का जुलाई था उसने 174 ईयर ओल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, यानी कि 174 ईयर्स से जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे थे टेम्परेचर के, तो जुलाई 2019 उसमें हॉटेस्ट था, उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे उस टाइम पे, और उससे भी 0.2 डिग्री सेल्सियस वार्मर है इस साल जुलाई, वो है 16.95 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो 174 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड टूटा था उससे भी 0.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा। अब सुनने में ज़्यादा नहीं लग सकता, बट ये ग्लोबल जो है टेम्परेचर है, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, तो with ocean temperatures on the rise and the central equatorial Pacific Ocean transitioning from La Nina conditions, where average sea surface temperatures are below normal, to El Nino conditions, the opposite, it was widely expected that temperatures would be warmer than that in the last 3 years when La Nina prevailed। तो अब इस सेंटेंस को, लॉन्ग सेंटेंसेस को रीड कैसे करोगे आप, तो थोड़ा पार्ट्स में समझते हैं। विद ओशन टेम्परेचर्स ऑन द राइज, जब अब ओशन के जो टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एंड द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन का एक पार्ट है, हम उसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ला नीना कंडीशंस। तो जो सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है वहाँ पर 2 टाइप की कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो ला नीना कंडीशंस और एक एल नीनो कंडीशंस। ला नीना कंडीशंस क्या होती हैं, जहाँ पे एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर नॉर्मल से कम होता है, और एल नीनो कंडीशंस कब होती है, जब वहाँ पर पैसिफिक ओशन में जो एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर, यानी कि जो सी है, समुद्र, उसकी जो सरफेस का टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है, तो हम कहते हैं एल नीनो कंडीशंस है। नॉर्मल से कम होता है तो ला नीना कंडीशंस है। तो अब क्या हो रहा है कि इस साल जो सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है वहाँ पहले 3 साल से ला नीना कंडीशंस थी, ठीक है, और वो अब चेंज हो रहा है ला नीना से एल नीनो, तो वो ट्रांजिशन कर रहा है। ट्रांजिशन यानी कि शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है फ्रॉम ला नीना कंडीशंस टू एल नीनो कंडीशंस, ठीक है, द ऑपोजिट। तो ला नीना का ऑपोजिट है एल नीनो। इट वॉज वाइडली एक्सपेक्टेड, तो जब ये ट्रांजिशन हो रहा है तो ये पहले ही एक्सपेक्ट किया जाता है, यानी कि माना जा रहा था कि जो टेम्परेचर्स हैं वो पहले से ज़्यादा होंगे, क्योंकि पैसिफिक ओशन में भी नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर है सी सरफेस के। तो ये माना जा रहा था कि पिछले 3 साल से ज़्यादा टेम्परेचर्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले 3 साल ला नीना था, पैसिफिक ओशन के सी सरफेस टेम्परेचर्स कम थे, लेकिन अब क्योंकि एल नीनो में शिफ्ट हो रहा है तो
जो क्योंकि पैसिफिक ओशन के सी सरफेस टेम्परेचर्स भी एवरेज से ज़्यादा होंगे, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ग्लोबली जो है टेम्परेचर्स बढ़ेंगे। अच्छा, प्रिवेल वर्ड का मतलब 3 साल तक लानीनिया प्रिवेल कर रहा था, यानी कि लानीनिया प्रेजेंट था। ओके, कोई चीज़ प्रिवेल करती है, कोई यानी वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है या उस जगह को डोमिनेट करती है। ओके, सो हाउएवर इट इज़ अ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट। हाउएवर, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि टेम्परेचर बढ़ेंगे। However, it is the distribution and impact of the 16.95 degrees Celsius, which includes temperature in northwest China touching 52 degrees Celsius, wildfires in Greece, and the baking heat in the United States southwest. तो लेकिन जो हैरान हमें किस चीज़ ने किया कि जो इसका इम्पैक्ट था 16.95 डिग्री सेल्सियस का जो इम्पैक्ट था वो कितना ज़्यादा था कि नॉर्थ वेस्ट चाइना में टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस पहुंच गए। बहुत ज़्यादा है ये, चाइना में इतने टेम्परेचर नहीं पहुंचते। उसके अलावा ग्रीस में वाइल्ड फायर्स हुए, वाइल्ड फायर्स जंगलों में आग लग जाना, एंड बेकिंग हीट, इतनी ज़्यादा हीट जैसे कि बेकिंग यानी इट्स एक्सट्रीम हीट। ओके, यूएस के अंदर the extraordinarily high rains in north and western India, while largely due to prevailing monsoon conditions, were also due to the warm air increasing atmospheric capacity. तो जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में, ऑल्दो वो किस लिए थी, क्या रीज़न था, क्योंकि मानसून कंडीशंस की वजह से थी। प्रिवेलिंग मानसून कंडीशंस यानी जो मानसून कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी उनकी वजह से इतनी ज़्यादा रेनफॉल हुई। लेकिन वो भी क्यों, इतनी ज़्यादा रेनफॉल क्यों हुई? ड्यू टू द वार्म एयर इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो जो एयर की जो कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी हवा जो है ज़्यादा नमी होल्ड कर सकती है, तो इसलिए क्या हुआ कि ज़्यादा मॉइस्चर एयर ने कैरी किया और फिर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हुई। तो इसमें भी जो है ग्लोबल वार्मिंग का रोल है। और होल्ड मॉइस्चर रिजल्टिंग इन शॉर्ट टोरेंशियल बर्स्ट्स। अच्छा, टोरेंशियल इज एन एडजेक्टिव, टॉरेंट इज अ नाउन। तो टॉरेंट क्या होता है? जो जब वाटर का फ्लो होता है, बहुत तेज़ फ्लो पानी का, तो उसे हम टॉरेंट कहते हैं। अब यहाँ पर अगर टोरेंशियल बर्स्ट की बात कर रहे हैं तो बर्स्ट होती है जैसे अगर आप काम कर रहे हो तो आपने क्या किया, आप 25 मिनट्स वर्क करते हो, फिर 5 मिनट्स 6 मिनट्स का ब्रेक लेते हो, फिर आप 20-25 मिनट्स वर्क करते हो, फिर 5-6 मिनट्स का ब्रेक लेते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप स्मॉल पीरियड्स ऑफ टाइम में वर्क कर रहे हो, बीच में आप ब्रेक ले रहे हो। तो इसको हम कहेंगे कि आप बर्स्ट्स में वर्क कर रहे हो। ओके, तो बर्स्ट क्या होता है कि कुछ टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, फिर ब्रेक होता है, फिर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, फिर ब्रेक होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रेनफॉल हुई वो कैसे हुई, शॉर्ट टोरेंशियल बर्स्ट्स में, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, फिर देयर वाज अ ब्रेक, एंड फिर उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश हुई, क्योंकि टोरेंशियल कहा गया है यानी कि पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी बरसा। सो शॉर्ट टोरेंशियल बर्स्ट्स में रेनफॉल हुई, कॉजिंग फ्लड्स एंड डेवस्टेशन। तो इसी वजह से जो है फ्लड्स एंड डेवस्टेशन, व्हाट इज डेवस्टेशन? डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तबाही। तो डिस्ट्रक्शन हुई। वाइल क्लाइमेट प्रोग्नोस्टिकेशन इंड्यूसेस पेसिमिज्म। प्रोग्नोस्टिकेशन इज कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, एक प्रिडिक्शन। तो अगर हम भविष्य को देखें, फ्यूचर को देखें, तो क्लाइमेट के जब हम बात करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, पेसिमिज्म फील होती है। अब ऑप्टिमिज्म क्या होता है, सकारात्मकता, पेसिमिज्म होती है नकारात्मकता। तो फ्यूचर को देख के बहुत ज़्यादा होप नहीं मिलती, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर है, जब हम देख रहे हैं कि इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे इतने सारे डेवस्टेशन, इतनी डिस्ट्रक्शन है, तो आगे जब टेम्परेचर और इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, प्रोग्नोस्टिकेशन तो हो गया कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, और इंड्यूस करना यानी कि किसी फीलिंग को शुरू करना। तो क्या फील करते हैं अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं? पेसिमिज्म फील करते हैं, ठीक है। मिस्टर गिटरेस सेड दैट इट वाज स्टिल पॉसिबल टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड अवॉइड द वेरी वर्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो अब जो सेक्रेटरी जनरल है यूएन के, वो कह रहे हैं कि अभी भी पॉसिबल है क्लाइमेट जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो कह सकते हैं या फिर वर्स्ट जो
इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज का, उससे हम बच सकते हैं अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर दें ग्लोबल टेम्परेचर राइज को। और ये पॉसिबल है वो कह रहे हैं, लेकिन कब? ओनली विद ड्रामेटिक इमीडिएट क्लाइमेट एक्शन। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कंट्रीज़ जो हैं वो ड्रामेटिक यानी कि बहुत एक बड़े स्केल पे और इमीडिएट अभी के अभी एक्शन लें। ठीक है। एट अ G20 मिनिस्टेरियल मीट इन चेन्नई द सेम डे द GOP28 प्रेसिडेंट डेजिग्नेट सुल्तान अहमद अल जबर। तो यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्सन की, सुल्तान अहमद अल जबर, वो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट है, यानी कि जब हम किसी के नाम के आगे, किसी के पोजीशन के आगे डेजिग्नेट लिख देते हैं, यानी कि वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं COP28 के। ठीक है। ही विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ COP28। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, यानी कि जहाँ ये COP की अगर हम बात करें तो हर कुछ साल में इनकी यानी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो वो है जिसमें क्लाइमेट से रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं। तो COP28 के प्रेसिडेंट कौन होंगे? सुल्तान अहमद अल जबर, उनकी बात हो रही है। तो उन्होंने क्या कहा? ऑल्सो एम्फेसाइज्ड, किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करना, ये हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। एम्फेसिस क्या होता है? एम्फेसिस किसी, एम्फेसिस इज अ नाउन। ठीक है। किसी चीज़ पर जोर दिया। ठीक है। तो वो क्या है कि एम्फेसिस था, जोर। लेकिन अगर आप एम्फेसाइज कर रहे हो, एम्फेसाइज कर रहे हो, सो दिस इज अ वर्ब। ठीक है। ध्यान रखना है नाउन और वर्ब का डिफरेंस कई बार एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस में इंटरचेंजेबली लिख दिया जाता है, तो आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है, SIS एंड SISE, एम्फेसिस एंड एम्फेसाइज। तो यहाँ पर उन्होंने एम्फेसाइज किया, उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी शुड बी मोर एम्बिशियस विद एमिशन कट्स। जो लार्ज बड़ी इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, उन्हें ज़्यादा एम्बिशियस होना चाहिए, यानी कि एमिशंस को कम करने में, जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उन्हें कम करने में उन्हें ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए। ठीक है। एमिशन कट्स, ओके, यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना। While Prime Minister Narendra Modi has promised to make India the third largest economy if his party is re-elected in the general elections, it will also mean greater pressure on India to take a greater share of greenhouse gas mitigation responsibilities. तो अब हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। उन्होंने प्रॉमिस किया है अगर उनकी पार्टी री इलेक्ट होती है तो जनरल इलेक्शंस में। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इट विल ऑल्सो मीन ग्रेटर प्रेशर ऑन इंडिया, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो पावर्ड है ज़्यादातर अभी भी ग्रीन हाउस गैसेस से, ऑल्दो कुछ रीन्यूएबल एनर्जी भी हम जो है वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन अभी भी लार्जली डिपेंडेंट है ग्रीन हाउस गैसेस पे। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी नेक्स्ट कुछ ईयर्स में तो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो भी बढ़ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के ऊपर प्रेशर ये भी है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है। ठीक है। तो अगर इंडिया चाहता है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना नेक्स्ट कुछ ईयर्स में, तो उसके ऊपर ज़्यादा उसके ऊपर क्लाइमेट जो है ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन का की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यानी ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम करने की जो जिम्मेदारी है उसका प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा इंडिया पर। ओके। तो मिटिगेशन इज़ किसी चीज़ के इम्पैक्ट को कम करना, नेगेटिव चीज़ के इम्पैक्ट को कम करना। यहाँ पर है ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशंस है उसके इम्पैक्ट को कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस कुड मीन एडवांसिंग इट्स नेट ज़ीरो कमिटमेंट्स फ्रॉम 2070 टू 2050। अभी इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि 2070 में इंडिया नेट ज़ीरो एमिशंस, यानी कि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होंगे इंडिया के, तो उतना ही इंडिया कैप्चर भी कर लेगा, यानी ओवरऑल इंडिया कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट नहीं करेगा। तो वो जो इंडिया ने कहा था, गोल सेट किया था 2070 का, हो सकता है उसे 2050 पे जो है प्रीपोन करना पड़े, एज मिस्टर गुटेरेस सेज, एंड जनरेटिंग फॉसिल फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय 2040। और हो सकता है कि जो जैसे जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, हो सकता है कि हमें फॉसिल फ्री यानी कि बिना फॉसिल फ्यूल्स से का यूज़ किए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होगी बाय 2040। While these are the testy points, अब क्योंकि ये ग्रोथ और एनवायरनमेंट के बीच में
एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट या कहीं की कंपटीशन है कि अगर हम ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, तो फिर ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगे। अगर हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करते हैं तो फिर ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी वजह से ये कैसे इश्यूज़ है, टेस्टी पॉइंट्स है, क्योंकि कंट्रीज़ जो ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है वो नहीं चाहती कि उनकी ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़े। और इसी वजह से अगर हम टेस्टी कह रहे हैं पॉइंट्स को, दैट मीन्स कि ये लोगों में एंगर या फिर इरिटेशन जो है वो कॉज करते हैं। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिबेट होगी। सो वाइल दीज आर द टेस्टी पॉइंट्स ऑन विच क्लाइमेट नेगोशिएशंस हिंज, और इन्हीं के ऊपर पूरी जो क्लाइमेट को लेकर जो बातचीत चल रही है वो हिंज करती है, पूरी तरह डिपेंड करती है। हिंज क्या होता है, जब आप डोर ओपन करते हो, ठीक है, तो डोर पे हिंज लगे होते हैं जिस पर पूरा डोर टिका होता है, ठीक है। तो ऐसे ही यानी हिंज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डोर की फंक्शनिंग में। तो ऐसे ही जो ये क्लाइमेट की नेगोशिएशंस हैं किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं कि कैसे कंट्रीज़ अपने कार्बन एमिशंस कम करते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। द क्लाइमेट इट बियर्स रिमाइंडिंग वेट्स फॉर नोबडी। अब ऑल्दो ये सब क्लाइमेट नेगोशिएशंस डिपेंड करती हैं कंट्रीज़ के कमिटमेंट्स पे, लेकिन इट बियर्स रिमाइंडिंग, क्या ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसे वो दोबारा याद दिला रहे हैं ऑथर। इट बियर्स रिमाइंडिंग कि जो क्लाइमेट है वो किसी के लिए वेट नहीं करता, यानी कि नेगोशिएशंस चल रही हैं और कंट्रीज़ जो है वो प्रॉमिसेस तो कर रही हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट कंट्रीज़ के नेगोशिएट करने का वेट नहीं करेगा। दैट मीन्स दैट इट इज़ अर्जेंट दैट वी टेक स्टेप्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। सो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।